नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने मेरे पहले के सभी वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आपको यह वीडियो देखने से पूर्व पहले के सभी वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में सही दृष्टिकोण में सिर्फ महत्वपूर्ण और जरूरी बातें मैंने पहले भी बताई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। सभी को सवाल होता है, आखिर यह कुंडली में होता क्या है, यह बनती कैसे है। सॉफ्टवेयर या किसी ज्योतिष के ऐप में जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान डालो तो आसानी से बिल्कुल सटीक जन्म कुंडली बन जाती है। लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहते हो या अपनी कुंडली समझना चाहते हो तो इसके पीछे का तंत्र यानी लॉजिक ये जानना जरूरी है। इसलिए शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं शास्त्रीय दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताऊंगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, आकाश में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। हम अपने आप को सूर्य की जगह रखकर सोचे तो ये सभी ग्रह हमें गोलाकार में चक्कर लगाते हुए दिखेंगे, और इन ग्रहों के पीछे इस गोलाकार में हमें अनगिनत तारे भी दिखाई देंगे। सूर्य और ये तारे अपनी जगह स्थिर होते हैं। इन्हीं तारों के और सूर्य के बीच में ये सभी ग्रह सूर्य प्रदक्षिणा करते रहते हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी में आती है। ये सभी ग्रह उनके निश्चित मार्ग से सूर्य को प्रदक्षिणा करते हैं। सभी ग्रहों का मार्ग हमें उन तारों के पट्टे के रूप में एक हाईवे की तरह दिखाई देता है। तारों से बने ग्रहों के इस रास्ते को क्रांति मार्ग कहते हैं। हर ग्रह सूर्य को कितनी देर में एक प्रदक्षिणा पूर्ण करता है, इस आधार से ही ग्रहों की अपनी गति भी निश्चित होती है। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें आकाश में ये सभी ग्रह सूर्य और चंद्र के साथ ही इसी क्रांति मार्ग पर पृथ्वी को प्रदक्षिणा करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें सूर्य चंद्र के साथ ही बाकी मुख्य 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि जो हमें आकाश में अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, इसलिए इन 7 ग्रहों को दृश्य ग्रह कहा जाता है। और 3 ग्रह है हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। ये बहुत दूर होने के कारण हमें आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए ये अदृश्य ग्रह है। इसके साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण का सटीक समय जानने के लिए गणितीय रूप से सिद्ध किए हुए गतिशील बिंदुओं को ही राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 12 ग्रह होते हैं। अब जब हमें आकाश में इस 360 अंश के गोलाकार में इन ग्रहों का स्थान निश्चित करना है, यानी किस समय पर कौन सा ग्रह कहाँ है जानना है, तो हम उनके पीछे दिखने वाले क्रांति मार्ग पर के इन्हीं तारों की मदद लेते हैं। इस 360 डिग्री के क्रांति मार्ग को 12 समान भागों में बांटा जाए तो 30 डिग्री के एक भाग को ही राशि कहा जाता है। राशि का मतलब तारों का समूह। हर राशि में दिखने वाले प्रमुख तारों को एक रेखा से जोड़ा जाए तो विशेष आकार की कुछ आकृतियां बनती हैं। उन आकृतियों के नाम से ही राशियां जानी जाती है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, ऐसे 12 राशियों के नाम हैं। ठीक इसी तरह इसी 360 डिग्री के क्रांति मार्ग को अब समान 27 भागों में बांटा जाए तो हर भाग को नक्षत्र कहते हैं। इन 27 नक्षत्रों को भी उनमें दिखने वाले तारों की संख्या या उनके गुण विशेषानुसार नाम दिए गए हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि। हम सभी 27 नक्षत्रों के नाम दिए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 समान भाग किए जाए तो हर भाग को एक नक्षत्र चरण कहा जाता है। इस तरह गणित के हिसाब से देखा जाए तो एक राशि के 30 अंश में 2 पूर्ण नक्षत्र और एक नक्षत्र चरण यानी 2.25 नक्षत्र आते हैं। इस तरह हर राशि में 9 नक्षत्र चरण होते हैं। अब इनकी शुरुआत कहाँ से होती है इसे भी समझेंगे। जैसे कि यह क्रांति मार्ग गोल है तो इसमें एक विशेष जगह को शुरुआत यानी 0 डिग्री मानकर वहां से नक्षत्रों की और राशियों की शुरुआत करते हैं। 0 डिग्री के एक बिंदु को अश्विन्यारंभ बिंदु कहा जाता है, यानी अश्विनी नक्षत्र के एक शुरुआती तारा जो इस डिग्री में है, इसलिए इसे अश्विन्यारंभ बिंदु कहा जाता है। यानी इस बिंदु से ही पहले नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होती है। वैसे ही राशियों में पहली राशि मेष राशि की शुरुआत भी यहीं से होती है। इस तरह आकाश में किसी भी ग्रह का स्थान वो कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, किस चरण में है, यह जानना आसान होता है। अब
इसे और आसानी से और प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति शहर को एक रिंग रोड में चक्कर लगा रहा हो और हमें जानना है कि किसी समय पर वो कहाँ है, तो हम उसे फ़ोन कर सकते हैं। तो हमें बताएगा कि मैं अभी फलाने नगर में हूँ और फलानी कॉलोनी से गुजर रहा हूँ। फिर भी और सूक्ष्मता से लोकेशन पता करना हो तो व्यक्ति बता सकता है कि मैं अभी इस मॉल के सामने हूँ। इसे गणितीय रूप में इस तरीके से बताया जा सकता है कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट से 4 किलोमीटर, 400 मीटर और 50 सेंटीमीटर पर है। ठीक है। इसी तरह ग्रहों का आकाश में स्थान राशि, नक्षत्र और नक्षत्र चरण के स्वरूप में बताया जाता है और गणितीय स्वरूप में अंश, कला और विकला के स्वरूप में दिखाया जाता है। अब आते हैं कुंडली की ओर। हमारी जन्म कुंडली यानी जन्म समय पर उस जन्म स्थान से आकाश में दिखने वाले ग्रहों की इसी क्रांति मार्ग का दिशा दर्शक नक्शा होता है। पृथ्वी पर हम जहां जन्म लेते हैं वहां से पूर्व क्षितिज पर इसी क्रांति मार्ग पर जो बिंदु हमें दिखाई देता है उसे लग्न बिंदु कहते हैं और यह बिंदु ही कुंडली में प्रथम भाव या लग्न भाव का मध्य बिंदु होता है। इस बिंदु के आगे पीछे 15 डिग्री मानो तो लगभग 30 डिग्री का जो भाग होता है इसे ही लग्न भाव का या पहला घर या प्रथम भाव कहा जाता है। इसके बाद इस पूरे क्रांति मार्ग को लग्न बिंदु को शुरुआत मानकर 12 भागों में विभाजित किया जाता है और हर भाव का मध्य बिंदु सिद्ध करके हर भाव का विस्तार गणितीय रूप से सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही आकाश में ऊपर हमारे सिर पर जो बिंदु दिखाई देता है वो दशम भाव का मध्य बिंदु होता है। कुंडली में हमें जो 12 खाली जगह दिखाई देते हैं ये वही भाव होते हैं। किसी भी कुंडली में इनका नाम और क्रम ऐसे ही होता है, ये निश्चित है, फिक्स है, इसलिए इनका नाम या नंबर कुंडली में कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं होती। लग्न बिंदु का स्थान भी ग्रहों की तरह ही वो किस राशि में हमें दिखाई दे रहा है, यानी उस समय पर लग्न बिंदु के पीछे क्रांति मार्ग पर कौन सी राशि है, इसे जानकर लग्न भाव में उस राशि का अंक लिखा जाता है। यहाँ ज्यादातर लोग लिखे हुए अंक को ही भाव का क्रमांक समझते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि भाव का नंबर नहीं लिखा जाता। यानी लग्न बिंदु अगर मान लो कन्या राशि में हुआ तो लग्न भाव यानी प्रथम भाव में कन्या राशि का अंक 6 लिखा होता है। उसके बाद द्वितीय भाव में 7 अंक होगा, ऐसे ही आगे तृतीय भाव में 8, चतुर्थ भाव में 9, इस तरह सिर पर यानी दशम भाव में मिथुन राशि होगी, इसलिए दशम भाव में 3 अंक लिखा जाता है और फिर 12वें भाव में 5 अंक दिखाई देगा आपको। इसके बाद सभी ग्रहों को वो जन्म समय पर जिस राशि में दिखाई दे रहे हैं उसे उस राशि के अंक के साथ उस भाव में लिखा जाता है। इस तरह कुंडली का निर्माण होता है। ये जो 12 भाव होते हैं ये कुंडली में हमें समय भी दर्शाते हैं। दिन के 24 घंटे के हिसाब से हर भाव 2 घंटे का होता है। इसमें लग्न बिंदु को सुबह 6 बजे का समय मानकर ही देखना होता है, यानी संपूर्ण लग्न भाव लगभग सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। यह निश्चित नहीं होता, इसमें कुछ कम ज़्यादा भी होता है। किसी भी कुंडली में जन्म समय पर सूर्य जिस राशि में होता है उस राशि के अंक के साथ उस भाव में लिखा होता है, उससे हमें जातक का जन्म समय पता चलता है। यानी अगर सूर्य लग्न भाव में है तो जातक का जन्म सूर्योदय के समय में हुआ है। अगर सूर्य 7वें भाव में लिखा है यानी लग्न बिंदु के सामने के भाव में, जो कि पश्चिम दिशा दर्शाता है, यानी जातक का जन्म शाम में सूर्यास्त के समय में हुआ है। इस तरह अगर जातक का जन्म दोपहर 12 बजे के आसपास है तो कुंडली में सूर्य दशम भाव में होता है। वैसे ही रात के 12 बजे सूर्य चतुर्थ भाव में होता है। इस तरह आप अपनी कुंडली देखकर अपने जन्म समय पर आकाश में ग्रहों की स्थिति जान सकते हो। आगे अभी बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट टू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सरल शब्दों में एक अनोखे तरीके से आसानी से सीख सकते हो। लेकिन सीखने के लिए समय और समझने के लिए मेरे सभी वीडियो पूर्णतः जरूर देखिए, आवश्यकता अनुसार बार बार भी देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।